नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द न्यूज लॉन्चर के इस यूट्यूब मंच पर। दोस्तों, बिहार को लेकर अंदर खाने बड़ी तैयारी चल रही है। तैयारी एनडीए के अंदर भी है, इंडिया के अंदर भी है। लेकिन आज हम चर्चा करेंगे एनडीए के अंदर की तैयारी की। और एनडीए के अंदर जब भी बात तैयारियों की होती है, तो सबके जेहन में चिराग मॉडल 2020 बरबस याद आ जाता है। यानी गठबंधन के अंदर घात प्रतिघात का खेल, एक दूसरे की टांग खींचने के लिए पर्दे के पीछे से बड़ी तैयारी। और एक ऐसी तैयारी जिसमें लड़ रही पार्टी खुद को नरेंद्र मोदी का हनुमान बनाकर बताकर चुनाव लड़ रही थी और नीतीश कुमार के वोट काट रही थी। लेकिन अब जो खबर मिल रही है, अब जो अंदरूनी सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है, वो खबर ये है कि चिराग मॉडल के अभाव में रणनीति बदल दी गई है। रणनीति क्या है? रणनीति यह है कि बिहार में जैसे 3 चरण में चुनाव हुए थे 2020 में, वैसे ही इस बार 3 या 4 चरण में, ज्यादा संभावना है 3 चरण में, 3 फेज में ही चुनाव कराया जाए। पिछली बार दक्षिण बिहार की 71 सीटों पर पहले चरण में चुनाव हुआ, उसके बाद दूसरे चरण में 94 सीटों पर चुनाव हुआ और तीसरे चरण में बची हुई 68 सीटों पर चुनाव कराया गया। तीसरे चरण में जनता दल यूनाइटेड ने अपने आप को काफी संभाला, थोड़ा बहुत दूसरे चरण में संभाला, लेकिन दूसरे चरण में चिराग मॉडल असरकारी दिखा और पहले चरण में तो चिराग मॉडल ने जेडीयू का सुपड़ा साफ कर दिया। तो अब चिराग मॉडल नहीं है तो तैयारी क्या है? दरअसल अंदर खाने इस बात की चर्चा जोरों पर है कि आजकल संस्थाओं पर कब्जा उसी का है जिसकी केंद्र में सरकार है, चाहे संस्था कोई भी हो। विपक्षी दल आरोप लगा ही रहे हैं। तो अब तैयारी यह है कि जिधर बीजेपी का स्ट्रांग होल्ड है, जिधर बीजेपी के मजबूत गढ़ माने जाते हैं, उधर चुनाव पहले कराए जाएं और चुनाव 3 या 4 फेज में ही हो, तो पहले चुनाव उधर कराए जाए जो बीजेपी का स्ट्रांग होल्ड है। मोटे तौर पर चर्चा की जा रही है सारण कमिश्नरी, तिरहुत कमिश्नरी और मिथिला के 2 जिले दरभंगा और मधुबनी की चर्चा की जा रही है। तो तिरहुत, सारण और दरभंगा मधुबनी जिले, इन तीनों को मिलाकर के कुल जमा 93 विधानसभा सीटें होती है। और बीजेपी को जो पिछली बार सीटें दी गई थी लड़ने के लिए, उन 93 सीटों में से बीजेपी और उसके कोटे से लड़ रही वीआईपी, जिसके तमाम विधायक बाद में बीजेपी में ही चले गए थे, उन दोनों ने मिलकर 57 सीटें, मतलब बीजेपी के कोटे में 57 सीटें दी गई थी। और उन 57 सीटों में 75% से ज्यादा के स्ट्राइक रेट से बीजेपी और वीआईपी की साझा ताकत देखे तो जीत कर दिल्ली पहुंची थी। मोटे तौर पर आप कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के 60% विधायक, 60% विधायक किसी इलाके से आते थे। और इसके बाद पटना जिला आता है, गया जिला आता है, जहां की शहरी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को जेडीयू की कोई विशेष जरूरत नहीं है। तो कहा जा रहा है कि पहले चुनाव उसी इलाके में कराए जाएंगे, यानी सारण, तिरहुत और मधुबनी दरभंगा जिले, कुल जमा 93 सीटों पर। और आखिरी चरण में चुनाव जेडीयू के स्ट्रांग होल्ड, यानी जो नालंदा के अलावा जनता दल यूनाइटेड के गढ़ माने जाते हैं, मसलन समस्तीपुर से लेकर के खगड़िया, कोसी का इलाका, सुपौल, सहरसा, मधेपुरा और सीमांचल का इलाका, साथ ही भागलपुर, बांका, जमुई का इलाका, इन सब में आखिरी फेज में चुनाव होगा। और पहले फेज में नीतीश कुमार का इस्तेमाल कर बीजेपी अपना काम निकाल लेगी और उसके बाद जेडीयू वाली सीटों पर धीरे से पीछे से अपना खेल खेलने के लिए स्वतंत्र हो जाएगी कि अपना काम निकल गया पहले चरण में या पहले 2 चरण में, तो आखिर में पूर्वी बिहार में चलो। मोटे तौर पर कहें तो पहले चरण या पहले 2 चरण में उत्तर से दक्षिण तक पश्चिम बिहार, और उसके बाद अंतिम 1 चरण या 2 चरण में उत्तर से दक्षिण तक पूर्वी बिहार का चुनाव कराने की तैयारी हो रही है, ताकि अपना काम निकालकर जनता दल यूनाइटेड को बाद में अकेला छोड़ा जा सके और फिर बीजेपी के वोटरों को स्वतंत्र छोड़ दिया जाए कि जहां जाना है, जिस मॉडल के तहत वोटिंग करनी है, जाके कर सकते हो। तो क्या नीतीश कुमार इन सब साजिशों को नहीं समझ पा रहे हैं? तो क्या ऐसी कथित साजिशों के साए में बिहार में एनडीए गठबंधन चुनाव लड़ेगा? एनडीए की मंशा पिछली बार ही साफ हो चुकी थी, भारतीय जनता पार्टी की मंशा साफ हो चुकी थी जब चिराग पासवान की पार्टी को आगे कर चिराग मॉडल खेला गया। लेकिन इस बार सबको दिख गया 4 सीटों के उपचुनाव में कि जिस रणनीतिकार की पार्टी को चिराग मॉडल पार्ट 2 माना जा रहा था, वो चिराग मॉडल इस बार चिराग मॉडल की भूमिका निभा पाने की स्थिति में 2020 की तरह नहीं है।
तो क्या अब नई रणनीति है कि अपने मजबूत गढ़ों में पहले चुनाव करा लो और नीतीश कुमार के वो साथ रखकर वोट ले लो और बाद के चुनाव में पर्दे के पीछे से खेल कर दो और जेडीयू की सीटों को, और जिसने जेडीयू की लाज बचाकर 43 सीटों तक पहुंचाया था, उन इलाकों में जेडीयू को अकेला छोड़ दो। क्या यही स्ट्रेटजी है? चलते हैं इन तमाम मुद्दों पर चर्चा के लिए वरिष्ठ पत्रकार और जाने माने राजनीतिक विश्लेषक ऋषि मिश्रा जी के पास। ऋषि जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर। और नमस्कार। कार्यक्रम में सवाल करने से पहले जिस सवाल पर हम अंत में आएंगे उसके बारे में भी बता दें कि अगले हफ्ते यानी इसी महीने के आखिर में अमित शाह, बीजेपी के मुख्य चुनावी रणनीतिकार माने जाने वाले, वो बिहार आ रहे हैं। अमित शाह बिहार आएंगे तो बाबा साहब को मानने वाले वोटर, जो नीतीश कुमार के भी वोटर माने जाते हैं महादलित समाज के, क्या वो नीतीश कुमार के साथ खड़े होने का साहस जुटा पाएंगे? ये एक अलग सवाल है, इस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले चर्चा इस बात की, क्या आपको लगता है बीजेपी इस बार भागलपुर से लेकर गया के बेल्ट में जो 71 सीटों पर पहले चरण में 2020 में चुनाव हुआ और जेडीयू पूरी तरह से वहां ढक्कन हो गई थी चिराग मॉडल के तहत, अब बीजेपी ने जो स्ट्रेटजी कहा जा रहा है कि बदल दी है कि शुरू में चुनाव कराया जाएगा स्ट्रांग होल्ड जो है तिरहुत, सारण और मिथिला के 2 जिले उसमें जोड़ करके, दरभंगा और मधुबनी, इन 93 सीटों पर पहले चरण में चुनाव कराए जा सकते हैं। ये चर्चा है। अपना काम निकाल लो और उसके बाद पूर्वी बिहार में आखिरी फेज या आखिरी 2 फेज में जाकर जेडीयू को ढक्कन कर दो। क्या लगता है आपको? बिल्कुल। जनता दल देखिए, यूनाइटेड ये इन सब बातों से अवेयर है या जनता दल यूनाइटेड ने भी अपनी प्लान बी को तैयार कर रखा है या बिल्कुल अनभिज्ञ है? अभिषेक जी, बिहार के राजनीतिक गलियारों में बिहार से लेकर दिल्ली तक, जेडीयू से लेकर बीजेपी तक तमाम जो है इस प्रकार की चर्चा है कि बीजेपी इस बार जो है उन क्षेत्रों में पहले फर्स्ट फेज में चुनाव कराना चाहती है जहां बीजेपी का स्ट्रांग होल्ड है या बीजेपी का स्ट्राइक रेट पिछले चुनाव में बेहतर रहा है। जैसे आप तिरहुत ले लीजिए, सारण ले लीजिए, क्या कहते हैं, शाहबाद वाला एरिया देख लीजिए, पटना वाला देख लीजिए, या मिथिला के आपने जो 2 जिले वो बताए हैं, दरभंगा और मधुबनी। तो फिल्म का एक डायलॉग है, अपना अपना काम बनता भार में जाए जनता। तो बीजेपी यही कह रही है जेडीयू को। हाँ, तो यही बीजेपी कह रही है, मेरा काम बनता भार में जाए जनता दल यूनाइटेड। क्योंकि बीजेपी ये बात आप भी जानते हैं कि बीजेपी ये नहीं चाहती है कि जेडीयू मजबूत हो। कमजोर जेडीयू बीजेपी को भाती है। आप देखिए, 43 सीटों वाले जेडीयू और 70-75 सीटों वाले विधायकों वाले जेडीयू, क्या बीजेपी पसंद करेगी? तो इस बार चर्चा, देखिए जो भी हम लोग खबर मतलब निकालते हैं, तो वो मान लीजिए इस पे मतलब 100% मोहर तो हम लोग नहीं लगा सकते हैं, लेकिन राजनीतिक गलियारों में चर्चा तभी होते हैं जब कुछ न कुछ सच्चाई होती है। तो 2020 में क्या था, चिराग ऑपरेशन को ऑपरेट किया गया था और चिराग पासवान में इतनी हैसियत नहीं है। यदि उस समय भी अमित शाह, नरेंद्र मोदी कह देते कि इस प्रकार का खेल नहीं करना है आपको, तो क्या चिराग पासवान जेडीयू उम्मीदवार के विरुद्ध ही सिर्फ लोजपा के उम्मीदवार उतारते? नहीं उतारते। बीजेपी में इतनी हैसियत है। एक बार अमित शाह और नरेंद्र मोदी आंख तरते तो चिराग पासवान की इतनी हैसियत नहीं थी कि इस प्रकार के खेल में इन्वॉल्व रहते। कहीं ना कहीं बीजेपी का डायरेक्ट इनडायरेक्ट समर्थन था और आपने देखा कि जेडीयू उम्मीदवारों के विरुद्ध लोजपा ने उम्मीदवार उतारा और कई जगह इनके कारण, बहुत जगह रालोसपा के कारण भी, मतलब मेजर सीटों पे लोजपा के कारण और कुछ सीटों पे रालोसपा के कारण भी। जैसे आप सीतामढ़ी शिवहर के एक सीट है, मैं भूल रहा हूँ, रालोसपा के कारण जेडीयू जेडीयू चुनाव हार गई थी। बेलसंड और क्या कहते हैं, ये मुकेश यादव वाला भी, क्या कहते हैं, हम नाम भूल रहे हैं, जहाँ से ये महिला जेडीयू की विधायक थी, मंत्री थी, वो रंजू गीता चुनाव हार गई। तो इस प्रकार का खेल, तो बीजेपी ने स्वरूप बदल दिया है, चिराग ऑपरेशन का स्वरूप बदल दिया है। अब चर्चा ये है कि बीजेपी का जो स्ट्रांग होल्ड सीटें हैं वहां
पहले चुनाव करा लिया जाए। बीजेपी जेडीयू के जो आधार वोट है या नीतीश कुमार का जो करिश्माई छवि है अपने अपने वर्ग में, खासकर महिलाओं में और क्या कहते हैं अति पिछड़ा में दलित महादलित में, उसको कैश कर लिया जाए। जेडीयू कार्यकर्ताओं को ये भनक ना लगे कि बीजेपी आपके साथ इंटरनली नहीं है। यदि इस प्रकार का भनक लग जाएगा, आप जानते हैं कि मैसेज, आजकल डिजिटल का जमाना है, मैसेज कुछ घंटों में किस प्रकार से पूरा कन्वे हो जाता है, स्प्रेड हो जाता है। यदि जेडीयू के सामाजिक आधार वाले वर्गों में इस प्रकार का मैसेज चले जाएगा कि मेरे नेता के साथ बीजेपी छल करने जा रही है, तो आपको क्या लगता है क्या कि लवकुश या जो अति पिछड़ा समाज का जो वर्ग है बीजेपी कैंडिडेट को वोट कर देगी? जी। तो बीजेपी बहुत चालाकी से अभिषेक जी रणनीति बना रही है। अब ऋषि जी, मैं नीतीश आपको कुमार ब्रेकअप को इसकी समझा दूं। जानकारी है या नहीं, ऋषि जी, या नहीं मैं आपको है, मुझे मालूम नहीं। मैं आपको ब्रेकअप बता दूं। सारण में 24 सीटें हैं, तिरहुत में 49 सीटें हैं, ये 73 सीटें हैं। और इन 73 सीटों में 45 सीटें बीजेपी अपने कोटे में ले गई थी और बीजेपी प्लस वीआईपी, मतलब बीजेपी ने लड़ा था, आप कह सकते हैं। इसके अलावा दरभंगा मधुबनी में 10-10 सीटें हैं, यानी 20 सीटें हैं। उस 20 में 12 सीटें बीजेपी वीआईपी लड़ी थी, यानी 45 प्लस 12 57 सीटें। और तकरीबन 45 सीटें वो जीत भी गए थे। 12 या 13 सीटें शायद वो चुनाव हारे थे यहां पर, कुल जमा 57 में से। बची हुई 36 सीटों पर जेडीयू ने लड़ा था और जेडीयू को कुछ विशेष हासिल नहीं हुआ था। जेडीयू को बहुत कम सीटें हासिल हुई थी। गोपालगंज जिले में कुछ मिली थी, एक आध सिवान में, एक आध सारण में, एक आध चंपारण में, एक आध मुजफ्फरपुर सीतामढ़ी में, इस तरह से सीटें मिल गई थी जेडीयू को। कुछ मुजफ्फरपुर में शायद, सीतामढ़ी मिली थी, सीतामढ़ी में, हाँ, सीतामढ़ी में सुरसन वाली सीट जी, निशातपुर वाली सीट जी, इस तरह से सीटें उसको मिल गई थी। मतलब कह सकते हैं कि 36 सीटों में 14-15 सीटें शायद उसे मिल गई थी। लेकिन 44-45 सीटें बीजेपी वीआईपी ने मिलकर जीती थी। बाद में कुढ़नी का भी सीट उसमें जोड़ लीजिए, जो बाई इलेक्शन में आई थी, जो पहले हार गई, बाई इलेक्शन में जीत गई। तो बीजेपी की कोशिशें हैं कि यहां जो 57 सीटें वो लड़ी थी, उन 57 सीटों पर 50 सीटें बीजेपी हासिल कर ले। वो 50 हासिल करना चाहती है यहीं से। और उसके अलावा तो पटना में मालूम ही है कि शहरी इलाकों में भाजपा को जेडीयू की जरूरत है नहीं। गया के शहरी और सुरक्षित सीटों पर भाजपा को जेडीयू की बहुत जरूरत है नहीं। कैमूर का इलाका, 4 सीटें हैं, चारों सीटें उसे मिल गई थी 2015 में, जब बीजेपी अकेले लड़ी थी। तब भी कैमूर की चारों सीटें भभुआ जिले की वो जीत गई थी, अगर आपको याद हो तो, 2015 में। उसे पता है कि इन सब इलाकों में जेडीयू की उसे बहुत जरूरत है नहीं, लेकिन इन सब इलाकों में दिखा देना है कि साथ में चलिए हम हैं, ताकि इन सब इलाके में वोट मिल जाए तो क्या बुरा है। लेकिन ज्यादातर सीटें जहां भाजपा इक्का दुक्का लड़ती है, और इक्का दुक्का कहां लड़ती है, समस्तीपुर देख लीजिए आप, खगड़िया देख लीजिए आप, कोसी का जो पूरा इलाका है, सहरसा, सुपौल, मधेपुरा, पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज, ये सब इलाके हैं। उस इलाके में तो पोलराइजेशन से वोट होता है, सोशल समीकरण से कम होता है। सीमांचल में कोसी अति पिछड़ा बहुत सीट है, और वहां पर यादव समाज और अति पिछड़ा के बीच में डिसाइडर बीजेपी का कोर वोटर हो जाता है कोसी में। और ठीक इसी तरह से भागलपुर का इलाका है, जहां से गोपाल मंडल जैसे लोग जीत कर आते हैं। बांका का इलाका है, ये सब जेडीयू के स्ट्रांग होल्ड है। जमुई का इलाका है, ये यानी इंटायर पूर्वी बिहार आप कह सकते हैं। हाँ, पूर्वी बिहार आप कह सकते हैं। तो तैयारी जो कहा जा रहा है कि पहले बीजेपी अपने स्ट्रांग होल्ड को निकाल ले, उत्तर पश्चिम बिहार खासतौर पर सारण, तिरहुत और मिथिला के 2 जिले, दरभंगा, मधुबनी, 93 सीटों को पहले चुनाव कराकर फ्री करो और आखिरी चरण में पूर्वी बिहार ले जाओ। क्या लगता है, जनता दल यूनाइटेड को इसकी भनक नहीं है, या जेडीयू ये सब चुपचाप होने देगी? क्या नीतीश कुमार की राजनीतिक समझदारी अब इतनी नहीं बची है कि इस तरह के खेल को वो समझ सके? देखिए, आप देखिए, हालांकि जेडीयू और बीजेपी, एलजेपी और जीतराम मांझी के हम में मान लीजिए गठबंधन है, और गठबंधन में इस प्रकार की बैठकें होती हैं, कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक होती रहती है। लेकिन इस प्रकार का जो ऑपरेशन होता है, अब केंद्र में बीजेपी है, अब बीजेपी इस प्रकार के ऑपरेशन को अमली जामा पहनाएगी, तो क्या जेडीयू को कहेगी, जेडीयू को कहेगी कि हम इस प्रकार का खेल करने जा रहे हैं आपके साथ? ये तो संभव नहीं है अभिषेक जी।
यदि इस प्रकार का जो रणनीति होता है वो चुपचाप होता है, ये 2 3 4 5 लोगों को मालूम होगा। अब पत्रकार हैं, आप जैसे विद्वान पत्रकार हैं, खबर निकाल लेते हैं आप लोग। नहीं नहीं, देखिए पत्रकार तो है मतलब क्या ऋषि जी, जी आपको बताऊं, थोड़े कहे को ज्यादा समझिए। पत्रकार बनने के पहले हम लोग कंपटीशन की तैयारी करते थे, उसी में से कुछ लोग अधिकारी भी हो गए, उसी में से कुछ लोग सेक्शन ऑफिसर एसएससी वगैरह क्वालिफाई करके हो गए, अलग अलग आयोग और मंत्रालय में बैठे हुए हैं, और फाइलें और कागज पत्र उनके पास से गुजरता रहता है और भनक मिलता रहता है। सबको सबको पता है, सबके लिंक होते हैं, आपके भी लिंक होंगे, आपने भी पढ़ाई लिखाई की है, मतलब आपने इंटायर पॉलिटिकल साइंस नहीं पढ़ी है, लेकिन पढ़ाई लिखाई तो की है ना, निश्चित तौर पे। हाँ, नहीं पढ़ाई तो सबके अपने लिंक है, सबके सूत्र। ऐसा नहीं है कि सिर्फ राजनीतिक दलों से ही खबर आती है, खबर कई सारे सोर्सेस से आती है लोगों को। खबर कई बार एक मोची आपको खबर दे देता है, वो बहुत बड़ी खबर होती है। हमारे मोची भाई कई बार एक खबर दे देते हैं। आप देखिए, आपने जो खबर निकाली थी कि 9 अगस्त 2022 को खेला हो रहा है, वो कोई पॉलिटिकल सर्कल से आई खबर तो थी नहीं, आपने ही बताया था, चर्चा मत कीजिएगा, सोर्स को कभी डिस्क्लोज नहीं करना चाहिए। वो खबर तो एक सामान्य जगह से आई थी, वो खबर तो बेहद सामान्य जगह से आई थी। तो वो तो खैर, कहने की का मतलब ये है कि इस तरह की साजिशों को क्या जनता दल यूनाइटेड में सिर्फ नीतीश कुमार, मनीष वर्मा जैसे लोग ही पढ़ पा रहे हैं, या संजय झा और ललन सिंह भी पढ़ रहे हैं, या पढ़कर भी चुप है? ये सवाल है अब ना। देखिए, अब बीजेपी में जो 4 नेता दिखते हैं आसपास नीतीश कुमार के, उनको लेकर तो तमाम तरह की चर्चाएं दरबारे आम है। मतलब यदि यदि दूसरी भाषा में कहें तो ये चर्चा तो आम है कि ये 4 जो नेता हैं, चाहे विजय चौधरी हो, अशोक चौधरी हो, क्या कहते हैं आपको, संजय झा हो या ललन सिंह हो, ये लोग जितना नीतीश कुमार के करीबी है उतना ही भाजपा के करीबी है। जी। तो अब निशांत को लेकर ही जो चर्चा है नीतीश अभिषेक जी, कि ये 4 नेता जो हैं नहीं चाहते हैं कि निशांत का राजनीति लॉन्चिंग हो। अब आपने देखा कि जय कुमार जो पूर्व मंत्री हैं, उन्होंने कहा कि करीब करीब तय है कि निशांत राजनीति में आने जा रहे हैं, बहुत महत्वपूर्ण पद उनको दिया जा रहा है। तो मेरे कहने का अर्थ है कि नीतीश कुमार के भी अपने सोर्स हैं। नीतीश कुमार का भी ब्यूरोक्रेसी पर अच्छा पकड़ है। कई ऐसे अधिकारी बिहार कैडर के हैं जो केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पे हैं, और नीतीश कुमार के अभी भी विश्वास पात्र हैं। तो नीतीश कुमार कितने सजग हैं, या उनके आसपास जो सलाहकार हैं वो कितने सजग हैं? यदि सजग होंगे तो इसकी जानकारी होगी। और एनडीए का बैठक होगा तो उसमें यदि इस प्रकार का भनक होगा तो नीतीश कुमार रखेंगे। जैसे मैं आपको बता दूं, एक बाई इलेक्शन में मैं ऋषि जी, कहीं नीतीश कुमार ने शर्त रख दी कि उनके स्ट्रांग होल्ड में, यानी पूर्वी बिहार में, कोसी सीमांचल बेल्ट में ही पहले चुनाव हो जाए, तब क्या करेगी बीजेपी? कि वहीं से शुरू हो, पहले हमारा इलाका निकल जाए। देखिए परस्पर सहयोग यदि नहीं मिलेगा, देखिए मैं आपको बता दूं, नरेंद्र मोदी के साथ नीतीश कुमार मन साझा नहीं करेंगे। अब जैसे चिराग पासवान ने क्या कहा कि अगली जो सरकार होगी वो नरेंद्र मोदी की सोच वाली सरकार होगी। तो इसका क्या अर्थ हुआ? यानी जो सरकार होगी उस पर पूरा मतलब एक अधिकार भाजपा का होगा। तो जो चुनाव में यदि बीजेपी इस प्रकार का खेल करती है तो निश्चित ही जो उनका जो स्ट्रांग होल्ड एरिया होगा वो पहले करवा लेंगे, जिसमें नीतीश कुमार की जो कितनी उपयोगिता है, नीतीश कुमार को किस प्रकार से वो इस्तेमाल करते हैं, उनके सामाजिक आधार को कैसे अपने आधार के साथ क्लब करते हैं। उसके बाद यूज एंड थ्रो वाली बात होगी, नीतीश कुमार को फिर अकेले उनके अपने बलबूते छोड़ दिया जाएगा। तो राजनीति में सहमत का तो खेल चलता ही है जी। और जो नेता और जो पॉलिटिकल पार्टी सहमत को समझ गया वही सिकंदर है, और अब तक तो सिकंदर नीतीश कुमार ही रहे हैं। ठीक है, आपने चिराग ऑपरेशन कर दिया, तो आप एक मैं कंप्लीट कर लूं, आपने चिराग ऑपरेशन कर दिया, तो जिसके बल पे चिराग पासवान ने ऑपरेशन चिराग किया, उसी के बल पे, उसी के कंधे पे बंदूक रख के नीतीश कुमार ने झोपड़ी में आग लगा दिया। तो राजनीति में कोई मतलब, जो आदमी 20-25 सालों से मुख्यमंत्री है तो कच्चा खिलाड़ी तो होगा नहीं है।
और आप देख लीजिए बीजेपी तमाम अलायंस पार्टनर को या तो खा गई या छोटा कर दी। एक जेडीयू है कि अभी तक बची हुई है, कोई तोड़फोड़ नहीं हुआ है। हाँ, कुछ नेताओं का अपना राजनीतिक महत्वाकांक्षा बढ़ रहा है। वो एक तरफ नीतीश कुमार को दिखाते हैं मैं आपके साथ भी हूँ, दूसरी तरफ चर्चा है। देखिए मैं नहीं कह रहा हूँ कि ये है ही, चर्चा है कि बीजेपी की आत्मा भी उनमें आ गई है। तो तमाम राजनीति में तमाम तरह की थ्योरी एक साथ चलती रहती है। जी जी ऋषि जी, थोड़ा राजनीति से अलग खबर। बिहार भाजपा में बारी बारी से रहे 2 प्रभारियों को पितृशोक लगा है। 2 दिन पहले भूपेंद्र यादव और आज धर्मेंद्र प्रधान को। हम अपने दर्शकों की तरफ से, न्यूज लॉन्चर परिवार की तरफ से उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। शोक संतप्त परिवार को भी हम सांत्वना देते हैं। दोनों बिहार भाजपा के प्रभारी रहे हैं। एक के साथ नीतीश कुमार के संबंध बहुत खराब थे और एक के साथ ना अच्छा ना बुरा कह सकते हैं नीतीश कुमार के संबंध रहे, जिन दोनों को पितृशोक लगा है। खैर, इसका राजनीति से कोई मतलब नहीं है। मैं अपने दर्शकों को फिर स्पष्ट कर दूं कि हम अंधविश्वासी नहीं है कि बीजेपी की एक सांसद जो थी प्रज्ञा ठाकुर, जिन्होंने कहा था अरुण जेटली के निधन के वक्त, सुषमा स्वराज और अरुण जेटली के निधन के वक्त कहा था कि विपक्ष मारक मंत्रों का प्रयोग कर भाजपा नेताओं को मार रहा है। यही कहा था उन्होंने ना, याद होगा, जिस पर काफी विवाद हुआ था। तो ये सब वही दक्षिणपंथी जमात में ये सब चीजें चलती है। हम लोग इस तरह की मारक मंत्रों जैसी बातों में कभी यकीन नहीं रखते। हाँ, बुजुर्ग थे दोनों के पिता, दोनों का देहांत हुआ है। एक सूचना थी जो दे दी गई है आपको। ऋषि जी, एक सूचना और है। अमित शाह बिहार आ रहे हैं इस महीने के अंत में। वो बंगाल भी जा रहे हैं लेकिन बिहार भी आ रहे हैं और पार्टी की तैयारियों की समीक्षा करेंगे। अमित शाह बिहार आ रहे हैं तो स्वाभाविक है कि जैसे वो बिहार की धरती पर कदम रखेंगे, राज्यसभा के अंदर दिया गया उनका 12-13 सेकंड का एक बयान का एक हिस्सा, जिसमें बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के लिए उन्होंने कहा था कि ये रट लगा रखी है, ऐसे ही कुछ कहा था उन्होंने कि अंबेडकर अंबेडकर अंबेडकर, इतना नाम भगवान का लेते तो क्या हो जाता। इस तरह की बातें उन्होंने कही थी। और ये बाबा साहब को भगवान मानने वाले जो लोग हैं, उन वोटरों को ये बात नागवार गुजरी थी। और मत भूलिए कि बिहार का महादलित समुदाय नीतीश कुमार का वोटर मोटे तौर पर रहा है। अगर अमित शाह बिहार आ रहे हैं, उसके बाद बिहार के महादलित वोटरों की लोकतांत्रिक और राजनीतिक अभिव्यक्ति की प्रतिक्रिया क्या होगी? आप देखिए एक तो पॉलिटिकल इक्वेशन है, एक तो बहुत से सामाजिक और राजनीतिक संगठन ऐसे हैं तो जहां जहां जाएंगे चुनाव प्रचार में, वहां का वोट भाग तो नहीं जाएगा। बिल्कुल। आप देखिए इसको कैसे कर पाते हैं तेजस्वी यादव या तमाम जो पॉलिटिकल पार्टी हैं, वो कैसे कर पाते हैं। दूसरा, कैश की बात भी नहीं यदि कहे तो एक सम्मान की भी बात है। इसका जवाब तो चिराग पासवान को भी देना चाहिए, जो अपने आप को दलितों का नेता मानते हैं। इसका जवाब तो जीताराम मांझी को भी देना चाहिए, जो दलितों है। वो तो दलितों के व्हाट्सएप ग्रुप में फैल चुकी है वो बाइट। नहीं, मैं यही कह रहा हूं कि यदि अमित शाह ने इस प्रकार का बयान दिया, और अमित शाह के खुद के पार्टी यानी बीजेपी को भी महादलितों का वोट चाहिए, दलितों का वोट चाहिए, और आपके अंबेडकर के अनुयायियों का वोट चाहिए, दलितों का वोट चाहिए, और आप दूसरी तरफ उनके जो मतलब उनके क्या सब समाज के महापुरुष हैं, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जो हैं, सब समाज के वो के नेता रहे हैं। और उनका अपमान किया गया। जैसे हम गांव घर में नहीं कहते हैं, तुम उस व्यक्ति का नाम इतना रटते हो, उतना भगवान का नाम रटते तो तुम्हारा मतलब कल्याण हो जाता। तो एक तरह से उस व्यक्ति को आप अपमानित कर रहे हैं। ये कोई अदरा सा बच्चा जो होगा वो भी कह सकता है कि ये एक तरह से अपमान है। ये बात चिराग पासवान, जीताराम मांझी या तमाम जो दलितों के तथाकथित मसीहा बनते हैं, उनको समझ में नहीं आ रही है। दूसरी तरफ मैं खत्म कर रहा हूं, राजद इसको कैसे भुनाती है। जैसे ही अमित शाह यदि पाटलिपुत्रा के धरती पे आते हैं, उसको राजद कैसे लेती है, कांग्रेस कैसे लेती है, लेफ्ट कैसे लेती है, ये भी देखना होगा। ऋषि जी, एक वाकया याद दिलाते हैं। आपको याद होगा, व्हाट्सएप नया नया आया था और हम सब के व्हाट्सएप पर 2014 के लोकसभा चुनाव में
खास करके पिछड़े वर्गों के वोटरों के बीच। और मुझे याद है, हमारे चूंकि बिहार में तेली समाज के कुछ मित्र हैं, उन्होंने बताया था, दिखाया था अपने व्हाट्सएप पर, मणिशंकर अय्यर का एक बयान, वो क्लिप व्हाट्सएप पर वायरल हो रही थी। वो क्लिप क्या थी कि भाजपा मुख्यालय के, कांग्रेस मुख्यालय के कोने में चाय बेचने की जगह मुहैया करा देंगे नरेंद्र मोदी को। और वो एक सेंटिमेंटल मुद्दा बन गया था। वो आपको याद होगा, मणिशंकर अय्यर का बयान एक बहुत ही संवेदनशील मुद्दा बन गया, और उस बयान ने उत्तर भारत के चुनाव को बहुत बुरी तरह से प्रभावित किया था। अब उससे भी छोटी क्लिप है, 12-13 सेकंड की क्लिप है, अरविंद केजरीवाल के ट्विटर पर पड़ी हुई है, या ट्विटर पर, फेसबुक पर कहीं भी देखेंगे मिलेंगे, क्योंकि राज्यसभा के रिकॉर्ड का हिस्सा है, वो तो है ही। वो अमित शाह का जो बयान है अम्बेडकर वाला, क्या लगता है आपको, अमित शाह बिहार आएंगे तो इस वोटों का खामियाजा क्या भाजपा के साथ साथ नीतीश कुमार को ही भुगतना होगा जेडीयू की सीटों पर, या सिर्फ भाजपा को ही अपनी सीटों पर भुगतना होगा? देखिए, जब जब मंडल राजनीति से सामना करना पड़ा है भाजपा को, भाजपा बैकफुट पे रही। मैंने शुरू में कहा, इसका इस्तेमाल राजद या तेजस्वी यादव बिहार में कैसे करते हैं, कांग्रेस कैसे करते हैं, इस पर डिपेंड है। आप देखिए ना, जातीय जनगणना की बात आती है तो नरेंद्र मोदी कोई और फॉर्मूला सुलझा देते, समझा देते हैं लोगों को कि हिंदुस्तान में तो 4 ही वर्ग है। जब दलित रिप्रेजेंटेशन की बात आती है तो बंगारू लक्ष्मण को छोड़कर आप देखिए, भाजपा के किसी राष्ट्रीय अध्यक्ष का नाम बता दीजिए जो दलित या महादलित समाज से आते हों। या बीजेपी के जो 4 इंपॉर्टेंट केंद्र में जो केंद्रीय मंत्रिमंडल में 4 जो महत्वपूर्ण जो मंत्रालय होते हैं, उसमें देखिए किसी दलित वर्ग से आने वाले किसी व्यक्ति को रिप्रेजेंटेशन दिया हो। हाँ, आप एक आदिवासी समाज से आने वाली महिला को अपने राष्ट्रपति पद पर सिंबॉलिक जहां देना है आप वहां आप रिप्रेजेंटेशन दे देते हैं। लेकिन मुख्यमंत्री को सूची देख लीजिए, तो SC ST की बात करें तो आप बता दीजिए कितने लोगों को आपने मुख्यमंत्री बनाया। आप देखिए एक बात तो है ऋषि जी, एक बात तो है, एक मंत्रालय है केंद्र में, वहां पर एक तरह से आरक्षण कर दिया गया है, दलित समाज के लोगों को आवाज उठानी चाहिए। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, ऐसा लगता है इसी काम के लिए बनाया गया है कि वहां एक दलित को पार्क कर देना है, दलित नेता को ले जाकर, कि आपकी जगह, आपकी हैसियत यहीं तक है। आप गृह मंत्री नहीं बन सकते, आप विदेश मंत्री नहीं बन सकते, आप मानव संसाधन शिक्षा मंत्री नहीं बन सकते, आप इस देश में वित्त मंत्री नहीं बन सकते, आप रेल मंत्री नहीं बन सकते। मतलब एक तरह से कि आपकी भूमिका वहीं तक है, और एक अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय है कि वहां किसी अल्पसंख्यक भाई को ले जाकर के वहां पर पार्क कर देना। हो गई, आपकी हैसियत यहीं तक है, इसी में रहिए, इससे ऊपर मत सोचिए। भाई अगर वाकई इस देश में अब एक दलित को मंत्रिमंडल में लेने के लिए ही अगर सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय बना है, इसका मतलब है कोई सामाजिक न्याय नहीं हो रहा है, सिर्फ आडंबर हो रहा है। काहे बनेगा दलित, आप ये बताइए, काहे बनेगा, क्यों बनेगा दलित सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्री? सबसे पहले दलितों को मांग करनी चाहिए कि किसी सवर्ण को या ओबीसी को बनाओ सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्री। हमें नहीं चाहिए मंत्रालय, हमें दो दूसरा मंत्रालय, रेलवे दो, हाईवे दो, जो नितिन गडकरी के पास है, जो अश्विनी वैष्णव के पास है, जो वित्त मंत्रालय दो, विदेश मंत्रालय दो, गृह मंत्रालय दो। ये मांग उनको करनी चाहिए कि नहीं चाहिए सामाजिक न्याय अधिकारिता, यहाँ किसी सवर्ण को या ओबीसी को बिठाओ। लेकिन वो लोग भी हैं 5 किलो राशन में मस्त है। नरेंद्र मोदी को तो मैं ओबीसी वर्ग से मैं मानता नहीं हूँ, तो मतलब एक तरह से ओबीसी वर्ग में अपने आप को जबरदस्ती कन्वर्टेड ओबीसी है आप। लेकिन टॉप मंत्रालय देख लीजिए तो तमाम जो मंत्रालय है वो जनरल कास्ट से आने वाले नेताओं के जिम्मे है, चाहे वो शिक्षा हो, वित्त विभाग हो, रेल हो। शिक्षा ओबीसी के हाथ में है, धर्मेंद्र प्रधान। अच्छा, धर्मेंद्र प्रधान ओबीसी है, सॉरी हमको जानकारी नहीं थी इस बात के लिए, क्षमा चाहेंगे। तो तमाम मंत्रालय देख लीजिए, तो कहीं ना कहीं आपको वोट उनके समाज का वोट चाहिए, लेकिन जब रिप्रेजेंटेशन देने की बात आती है तो आप अपना पैर पीछे कर लेते हैं। तो ये समझने की जरूरत है। और बिहार की धरती पे खासकर जो अम्बेडकर के अनुयायी हैं, उनके जो फैन फॉलोअर्स हैं, कैसे स्वागत करते हैं अमित शाह का, ये देखने वाली बात है। पॉलिटिकली राजद या तमाम विपक्षी पार्टी उसको कैसे बुनाती है, क्योंकि देखिए शुरुआत तो तेजस्वी यादव ने कर दिया है ना, रिजर्वेशन को लेकर 65% जो है
आप दीजिए। एक तो पसंद पसंद वाली बात, दूसरा अम्बेडकर वाली बात, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को जिस प्रकार से अपमानित किया वो वाली बात, तो तमाम चीजें हैं। अब राजनेताओं पर डिपेंड करता है कि ऐसे महत्वपूर्ण विषय को कैसे हम जनता तक लेके जाएं। जी ऋषि जी, और एक अपील हम अपने अनुसूचित जाति के भाइयों से, दलित भाइयों से करते हैं कि आप लोग डिमांड कीजिए सरकार से कि सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय उनको न दिया जाए। उनको उसी के लायक समझ लिया गया है। सबसे पहले सरकार से कहना चाहिए कि किसी ब्राह्मण, ठाकुर, किसी यादव, कुर्मी, कुशवाहा को दीजिए, आप डोमिनेंट ओबीसी या जनरल कैटेगरी के लोगों को दीजिए मंत्रालय, सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय। और दलितों को मांग करनी चाहिए कि उन्हें शिक्षा दीजिए, रेलवे दीजिए, हाईवे दीजिए, रक्षा दीजिए, विदेश दीजिए, गृह दीजिए, वो देना है तो दीजिए। ये सब कैबिनेट के अंदर जो चल रहा है कि वहां एक अघोषित आरक्षण कर दिया गया है कि ये मंत्रालय वही संभालेंगे, मतलब इसी के लायक है, इससे ज्यादा प्रतिभा कांग्रेस उनमें के नहीं है। कांग्रेस के टाइम में जगजीवन बाबू को डिप्टी उप प्रधानमंत्री बनाया गया था, नहीं, डिप्टी प्राइम कांग्रेस के मिनिस्टर टाइम बनाया में गया नहीं, था। जनता पार्टी में उप अच्छा, प्रधानमंत्री बने थे। कांग्रेस जनता ने था रक्षा मंत्री तो बनाया था। बांग्लादेश रक्षा वार मंत्री के तो समय, जिस समय बांग्लादेश राष्ट्र का उदय हुआ, बांग्लादेश का सर्वोच्च सम्मान इसीलिए जगजीवन राम को दिया गया क्योंकि उस वक्त देश के रक्षा मंत्री वो थे, पूरे ऑपरेशन को लीड रक्षा कर भी रहे थे कम से कम 71 में। जिस कांग्रेस की आलोचना भाजपा करती है, कांग्रेस ने कम से कम जगजीवन बाबू को डिफेंस जैसे महत्वपूर्ण विभाग की जिम्मेवारी दी थी ना। जी, तो ये भाजपा को समझना रामविलास चाहिए पासवान कि को देवेगौड़ा जी ने रेलवे दिया था, रामविलास पासवान को। आप देखिए, मनमोहन सिंह ने दलित समाज से आने वाले सुशील कुमार शिंदे को गृह मंत्री बनाया था, इस देश का होम मिनिस्टर नंबर 2 की कुर्सी दी थी। और दो बड़े क्रांतिकारी कदम थे, एक वीपी सिंह ने एक मुसलमान नेता को गृह मंत्री बनाया था पहली बार इस देश में, और मनमोहन सिंह ने एक दलित समाज के व्यक्ति को गृह मंत्री और एक मुस्लिम समाज के व्यक्ति को विदेश मंत्री बनाया था। सलमान खुर्शीद विदेश मंत्री थे और दलित समाज से आने सुशील कुमार। वाले सुशील कुमार शिंदे गृह मंत्री थे। तो दलित भाइयों जी को जब इतने ऊपर की चीजें दी गई थी उस दौर में, आज क्या है, आज सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय में पार्क कर दिए जा रहे हैं। वो पार्किंग स्लॉट है दलित भाइयों के लिए यूनियन कैबिनेट में, यही छोड़ दिया गया है। जी एक एक सवाल आप मेरा है, आप मैं एंकर की भूमिका में हूँ। जी अरे जी कन्हैया कुमार का जो पदयात्रा चल रहा है उसका क्या रिस्पॉन्स है? अखिलेश प्रसाद सिंह का मैंने तो बॉडी लैंग्वेज देखा, जैसे बहुत मतलब ऐसे उनका बॉडी लैंग्वेज दिख रहा था जैसे प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष पद से हटा दिया गया हो। दम रूखा रूखा सा चेहरा उनका लग रहा था। और कन्हैया ऐसे लग रहा था कि कन्हैया लीड कर रहे हैं, पीछे कन्हैया के ठीक पीछे अखिलेश प्रसाद सिंह, अखिलेश बाबू जो है खड़े थे। तो ये ऋषि जी, झटका अब कैसे आपने लगा? सवाल पूछ लिया, एंकर के रोल में आप आ गए इस सवाल में। तो जहां तक हम्म। मुझे लगता है कि कांग्रेस अपनी आदत से बाज नहीं आई है। रवैया कांग्रेस का इतनी असफलताओं के बावजूद बदला नहीं है, वही अच्छा। हुजूर आते आते बहुत दूर बहुत देर कर दी वाला हम्म। रवैया है। अभी क्या स्थिति हम्म। है, कांग्रेस पार्टी को इस चुनाव में करना क्या है? स्वाभाविक है राजद के साथ मिलकर लड़ना है, क्योंकि राजद से अलग लड़ेगी तो 5 सीटें भी जीत कर नहीं आएगी, ये तो तय है। 5 सीटों हम्म। पर आफत हो जाएगी राजद से अलग लड़ने पर, और हम्म। राष्ट्रीय जनता दल भी डूबेगी। लेकिन मुझे लगता है, मैंने सिर्फ संभावना नहीं जताई, मैंने एक परिस्थिति बताई, लेकिन मुझे लगता है कि कांग्रेस और राजद मिलकर चुनाव लड़ेंगे। तो जब मिलकर चुनाव लड़ेंगे तो मजबूती से लड़ो ना। चुनाव वैसे क्यों लड़ोगे जैसे 2020 में लड़े थे, 70 में 19 सीटें, 51 सीटें आप हार गए थे। चुनाव लड़ना है तो प्रदेश स्तर पर नेतृत्व तय करो। दलित महादलित समुदाय से अपना चेहरा सामने लेकर आए कांग्रेस पार्टी, और कांग्रेस पार्टी अब अपनी शर्तों पर राजद से सीटें हासिल करे कि अमुक सीटें हमें चाहिए। अगर 10 सीटें दे रही है राजद तो 10 में 8 सीटें मर्जी की चाहिए, 2 सीट लालू जी की मर्जी की ले लेंगे, लेकिन अब 8 या 7 तो मर्जी की चाहिए। तो ये बात सुनने में कांग्रेस आया। पार्टी क्या है, अब देखिए ये डोल ड्रम चलता रहेगा कि अखिलेश प्रसाद सिंह रहेंगे या अखिलेश प्रसाद सिंह हटेंगे। अब जब ये कंफ्यूजन बना रहेगा तो कांग्रेस पार्टी का कप्तान ही बिहार में कंफ्यूजन में रहेगा, तो चुनाव क्या लड़ेगी कांग्रेस पार्टी? अब आप सुनने में आया है ओबीसी की बात कर रहे हैं, आप दलितों की बात कर रहे हैं, आरक्षण बढ़ाने, जाति गणना की बात कर रहे हैं, अध्यक्ष और दलित और पिछड़ा समुदाय से आपका चेहरा नहीं है प्रदेश में, और तमाम सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं। अरे भाई साहब, जब विश्वनाथ प्रताप सिंह इस देश में पिछड़े वर्गों का इतना बड़ा कल्याण करके चले गए, और पिछड़े वर्गों के लोगों ने उनकी बजाय नेता मान लिया लालू यादव और मुलायम सिंह यादव को, उमा भारती को, कल्याण सिंह को, नरेंद्र मोदी को, नीतीश कुमार को,
जब वीपी सिंह को नेता नहीं माना तो अखिलेश प्रसाद सिंह को नेता मान लेंगे। मुद्दा उठाएंगे आप पिछड़ों का, कन्हैया कुमार को आप नेता मान लेंगे, पिछड़े वर्ग के लोग जिनके सामाजिक न्याय की बात आप कर रहे हैं, संभव ही नहीं है। आप सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं, आपका नेता और आपकी नीति। फील्डिंग हमेशा क्रिकेट के मैदान में बॉलर के अकॉर्डिंग तय की जाती है। कप्तान अपनी मर्जी से नहीं होता कि बॉलिंग ऑफ स्टंप पे हो रही है और ऑफ स्टंप पर और सारे फील्डर लेग साइड में खड़ा कर दो। बॉलर अपने हिसाब से फील्ड सजाता है कि उसको अमुक फील्डर वहां चाहिए, वहां कैच उछल सकता है। अब मैं ठीक है ना? सुनिए, मैं आपको तो बताता हूँ बॉलिंग कर रहे हैं राहुल गांधी और फील्डिंग सेट होगी उसके ठीक बॉलिंग के ठीक विपरीत जाकर के। बॉलिंग के अकॉर्डिंग फील्ड सेटिंग नहीं होगी तो क्या होगा जी। मैं भाजपा के एक बड़े नेता से हमारी बातचीत हो रही थी। अब उनका ये मानना है कि यदि कांग्रेस राजद के साथ चुनाव मिलकर लड़ती है तो इससे फायदा भाजपा को है। हमने पूछा कैसे? बोले कांग्रेस यदि अकेले पूरे तमाम 243 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और राजद से हट के चुनाव लड़ेगी तो जो कोर वोट बैंक है अपर कास्ट का, जो क्या कहते हैं, जो बीजेपी को एक मुश्त मिलता है, उसमें कांग्रेस सेंध लगा सकती है। देखिए जो विशेषज्ञ आपको बता रहे थे, या तो उन्हें बिहार की एबीसीडी की जानकारी नहीं है। अपर कास्ट वोटर भी बहुत ही होशियार वोटर है बिहार में या कहीं भी। वो तभी अपनी पार्टी छोड़कर दूसरी तरफ जाता है जब उसे लगता है कि जाने से मुकाबले की स्थिति बन जाएगी या जीत जाएगी। वो गोईठा में घी सिखाने नहीं जाता है, जान लीजिए। वही चीज वो कह रहे थे, सुन तो लीजिए। वही चीज तो वो कह रहे थे कि कांग्रेस के कई उम्मीदवारों को अपर कास्ट वोट करना चाहते हैं, लेकिन जब वो राजद के साथ क्लब होते हैं, लालटेन के साथ हाथ का जब क्लब होता है तो अपर कास्ट बिदक जाती है। यही कांग्रेस यदि अलग होकर लड़ेगी, कांग्रेस जितने के कैपेसिटी में नहीं हो सकती है, लेकिन जो यदि अग्रणी समाज का उम्मीदवार कांग्रेस उतारती है तो इसका नुकसान डायरेक्टली भाजपा को होगा। नहीं होगा इस बात से मैं कैसे नहीं होगा? अब मान लीजिए मुजफ्फरपुर सीट है, वहां मुजफ्फरपुर नगर की सीट है। एक जमाने में कांग्रेस के वहां रघुनाथ पांडे विधायक हुआ करते थे। उनके परिवार से किसी व्यक्ति को या स्ट्रॉन्ग भूमिहार नेता को उतार देगा तो सुरेश शर्मा या जो भी संभावित उम्मीदवार होंगे भाजपा के, उनको नुकसान पहुंचाएंगे कि नहीं पहुंचाएंगे? यदि 5-10 हजार 15 हजार वोट काट लेंगे और वहां वीरभद्र चौधरी जैसे मजबूत नेता है तो नुकसान किसको होगा? बीजेपी को होगा कि किसको होगा नुकसान? बताइए। देखिए एक सीट को थंब रूल नहीं मान सकते। पहली चीज ये है कि अपर कास्ट का वोटर तभी टूटता है, अपर कास्ट का वोटर तभी टूटता है जब उसे दिखता है कि उसके टूटने से वो जीत सकता है। चिराग मॉडल इसलिए कामयाब हो गया क्योंकि लोगों को दिख रहा था कि पर्दे के पीछे से बीजेपी भी खड़ी है और पासवान समाज का भी वोट है, तब जाके कहीं अपर कास्ट जेडीयू वाली सीटों पर गया। मैं आपके बात से सहमत नहीं हूं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उन सीटों पे कांग्रेस को नहीं, थंब रूल सुनिए, मेरी बात सुन तो लीजिए। होगा लेकिन ज्यादातर सीटों पर फायदा हो जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैं उनके बात से सहमत हूं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपका पूरा वोट वो समाज का उस उम्मीदवार को मिल जाएगा, तब जब बीजेपी से भी वो अग्रणी समाज का उम्मीदवार होगा। लेकिन यदि अपने प्रभाव और पार्टी के प्रभाव के कारण 5-10 हजार वोट तोड़ने में यदि सक्सेस होती है कांग्रेस, तो इसका नुकसान भाजपा को होगा, जहां क्लोज फाइट होंगे। यदि गायघाट में, मैं एग्जाम्पल देता हूँ, गायघाट में कांग्रेस राजपूत को टिकट दे देती है, लोकल किसी राजपूत को, तो नुकसान किसको होगा? बीजेपी को नुकसान होगा वहां। नहीं, राजपूत देखेगा कि जीतने वाला है तो साथ जाएगा, नहीं होगा तो नहीं जाएगा। आप तो 5-10 हजार वोट भी नहीं तोड़ पाएगा उम्मीदवार। क्या बात करते हैं आप? यही एआईएम करती है यही। तो ये मुझे कहीं ना कहीं बात जचता है कि यदि कांग्रेस अकेले लड़ती है और बेहतर रणनीति के साथ चुनाव लड़ती है, आपने जैसे कहा दलितों को आगे कर दलितों को आप किसी व्यक्ति को अध्यक्ष बनाइए, और यदि कांग्रेस अपने अकेले बलबूते पे चुनाव लड़ती है तो इसका नुकसान भाजपा, राजद से भाजपा को होगा। अगर मान लीजिए ऋषि जी, अगर मान लीजिए रविदास समाज का प्रदेश अध्यक्ष बनाया, उसकी डिप्टी सीएम के तौर पर ब्रांडिंग की, तो हो सकता है 70 लड़के वो 50 सीटें कांग्रेस के साथ, राजद के साथ मिलकर जीत ले। लेकिन अकेले लड़ने पर क्या होगा? जो महबूब अली कैसर के अध्यक्ष रहते हुए चुनाव हुआ था 2010 में, 100 सीटें लड़ने वाली भाजपा 91 सीट जीत गई थी। भाजपा का स्ट्राइक रेट 90% पहुंच गया था और कांग्रेस पार्टी को सिर्फ 4 लोग मिले थे पूरे बिहार विधानसभा में, 243 में 4। राजद की स्थिति क्या हो गई थी? राष्ट्रीय जनता दल को मुख्य विपक्षी दल का दर्जा भी नीतीश कुमार के रहमो करम पर मिला। संख्या बल पर मेरी बात आप समझने की कोशिश कीजिए। यदि
कांग्रेस उस हिसाब से सेटिंग करती है, यदि क्योंकि कांग्रेस का नंबर 1 दुश्मन बीजेपी है। अब कांग्रेस अपने बलबूते अकेले लड़ती है, मान लीजिए अग्रय समाज से आने वाले व्यक्ति को अधिक टिकट देती है, जहां जहां बीजेपी का कैंडिडेट अग्रय समाज का है, तो वहां नुकसान किसको होगा? बीजेपी को होगा। तो ये समझने की जरूरत है कांग्रेस को अपने बलबूते पे। लेकिन मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस अपने बलबूते पे चुनाव लड़ेगी, वो राजद के साथ ही लड़ेगी। लेकिन ये कन्हैया या फिर राहुल गांधी का लगातार दौरा, अलका लांबा का आना, कांग्रेस की सक्रियता ये है कि कांग्रेस राजद पे दबाव बना रही है ताकि अधिक से अधिक सीटों के लिए तैयार किया जाए, माहौल बना रही है। मैं आज भी कहता हूं केसी वेणुगोपाल का जब तक आशीर्वाद अखिलेश प्रसाद सिंह पे है, अखिलेश प्रसाद सिंह ही ड्राइविंग सीट पे होंगे। और ये माहौल बनाने का प्रयास किया जा रहा है। कन्हैया कुमार, कृष्णा ये अल्लावरू जो चीजें है जी, कृष्णा अल्लावरू जो बिहार प्रभारी है, उनके बारे में तो खबर आ रही है कि बिहार में वो मौजूदा अध्यक्ष को बदलना चाहते हैं। क्या लगता है कब आपको? बदलेंगे? राहुल गांधी के बारे में एक छवि है, राहुल गांधी की भी जब एक चुनाव छवि खत्म है हो जाएंगे तब कि कब चाहे बदलेंगे? वेणुगोपाल हो या कोई भी हो। अरे भैया, तो वही कब सवाल बदलेंगे? है, जब टॉस हो यही जाएगा बात तो मैंने तब। भी कहा। मैं टॉस हो जाएगा तब। हाँ, टॉस के बाद कप्तान बदलेंगे। टॉस के बाद कप्तान बदलेंगे, वाह बहुत बढ़िया। चलिए, इन लोगों के बिल्कुल इन आपने लोगों सही कहा। की बुद्धि पे जो है सैल्यूट है। अभी आपको मैं बताऊं, 24 दिनों तक मैंने सुना है कि कन्हैया की यात्रा चलेगी, पटना पहुंचेगी। तो इन 24 दिनों, ये 24 दिन तो और डिले करेंगे ये। हालांकि कांग्रेस पार्टी अगर स्मार्ट होती तो सीधे फैसला अरे ले लेती कि अध्यक्ष अरे रहेंगे विधानसभा चुनाव तक या अध्यक्ष को बदल दिया जाएगा, तत्काल फैसले ले लेती। अरे लेकिन वही कन्हैया है, के कांग्रेस यात्रा कभी में, फैसले नहीं लेती तत्काल। कन्हैया कुमार की यात्रा में देखिए ना, स्पष्ट गुटबाजी दिख रही है। हम्म कोई भी एक सीधे मन से, साफ मन से दूसरे से जुड़े हुए नहीं है। अखिलेश प्रसाद सिंह का बॉडी लैंग्वेज देख लीजिए, कन्हैया का अलग देख लीजिए। ये बिल्कुल कांग्रेस में और गुटबाजी। आप प्रदेश अध्यक्ष को बदल देते चुपचाप, नए अध्यक्ष के लीडरशिप में होता, कन्हैया को किसी और जिम्मेवारी दे देते। अध्यक्ष दलित प्लस भूमिहार का जो कॉम्बिनेशन होता, दलित प्लस अग्रिम समाज का कॉम्बिनेशन होता, तो प्रदेश अध्यक्ष भी भूमिहार और पदयात्रा जिसे करा रहे वो भी भूमिहार। पता नहीं कौन इन लोगों को समझाता है। नहीं नहीं, देखिए कांग्रेस, मैंने कहा ना कि कांग्रेस पार्टी अक्सर लेट करती है। लेकिन क्या कांग्रेस पार्टी वाली राजनीतिक समस्या से नीतीश कुमार भी ग्रसित हो गए हैं? क्योंकि नीतीश कुमार की आंखों के सामने चिराग मॉडल भी है, और नीतीश कुमार की आंखों के सामने वो मॉडल भी है कि उनके बेटे कह रहे हैं कि जल्द से जल्द एनडीए घोषित करें उनके पिता को मुख्यमंत्री का कैंडिडेट। लेकिन तब भी चुप्पी साधी गई है उनकी पार्टी के कुछ नेताओं के द्वारा भी और एनडीए के द्वारा भी। खुलकर मांग उनकी पार्टी की तरफ से अब तक नहीं की गई है। अब सवाल यही उठता है कि क्या नीतीश कुमार अपने आसपास हो रहे पूरे खेल को भांपने में नाकामयाब रहे हैं? देखिए क्या होता है। अमित शाह बिहार आ रहे हैं, अमित शाह बिहार तो आ रहे हैं, लेकिन अमित शाह के बिहार आने के बाद क्या वाकई बिहार में भारतीय जनता पार्टी के लायक माहौल बन जाएगा? एक बात तो तय है ऋषि जी, बिहार में गठबंधन के अंदर गांठ बहुत ज्यादा है एनडीए में। उतनी गांठ कांग्रेस और राजद के भीतर नहीं है जितनी गांठ एनडीए के अंदर है। कांग्रेस और राजद के बीच यही होना है कि गठबंधन होना है या नहीं होना है। होगा तो मजबूती से होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा। लेकिन एनडीए में तो इतना तय है कि गठबंधन होगा तब भी घात प्रतिघात की आशंका अंतिम दिन तक बनी रहेगी। गठबंधन नहीं होगा तब तो कुछ कहना ही नहीं है। लेकिन उम्मीद यही है कि गठबंधन भी होगा और घात प्रतिघात की आशंका लगातार मतगणना के दिन तक चलती रहेगी। यही एनडीए की मौजूदा नियति है, क्योंकि इसकी बुनियाद चिराग मॉडल के द्वारा 2020 में रख दी गई थी। तो जब बुनियाद एक बार रख दी गई, उस बुनियाद ने कहीं ना कहीं जेडीयू का फाउंडेशन हिलाया। लेकिन अब हिले हुए फाउंडेशन के बाद फिर से इमारत बनाने की जो कोशिश जेडीयू कर रही है, क्या वाकई भारतीय जनता पार्टी अपनी आदतों से बाज आ गई है? ये वैसा यक्ष प्रश्न है जिस यक्ष प्रश्न के इर्द गिर्द पूरे बिहार की सियासत तय होनी है। आज की इस बेहद सार्थक चर्चा के लिए ऋषि जी आपने समय निकाला, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार।